हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको यूनिट 1 का इन्वायरमेंट लॉ यूनिट 1 में लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपका पीआईएल के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड इट्स रोल इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। पीआईएल का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या उसका रोल है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इसमें लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लिटिगेशन फाइट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो पब्लिक पीआईएल होता है वो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोर्ट में फाइल किया जाता है। ठीक है, ये किस पर्पज़ से किया जाता है, ताकि इसमें जो लोगों का हित है, जनता का जो हित है, वो कोर्ट को बताया जा सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी जनता का कोई इसमें हित है वो उनको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है वो कौन कौन से एरियाज़ में काम करता है, कि किस किस एरियाज़ में हम लोग पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। तो ये एरियाज़ हो सकता है आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब मान लीजिए को बहुत सी लार्ज क्वांटिटी में कोई पोल्यूशन कर रहा है, उससे बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर भी कोई भी पर्सन जा कर के क्या कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है। पहले क्या होता था कि जो पीआईएल था उसको फाइल करने के लिए जिस पर्सन को जो भी नुकसान हुआ है, मतलब विक्टिम पार्टी ही जाकर के क्या कर सकती थी, पीआईएल वो कर सकती थी कि इस पर्सन ने हमें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब क्या है, कोई भी पर्सन जो भी है वो ग्रुप में जा कर के वो पीआईएल दाखिल कर सकता है कि बहुत सारी लार्ज अमाउंट में लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, इस जो भी कारण हो सकता है, चाहे वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे रोड सेफ्टी की वजह से हो, या मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चरल की वजह से हो, कंस्ट्रक्शन हजार्डियस की वजह से हो, फूड एडल्ट्रेशन की वजह से, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन हो, या डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस हो। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, अफेक्ट करती है, तो उसको देखते हुए भी लोग पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। हम और आप लोग भी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। अब देखिए, एवोल्यूशन की बात की जाए कि एवोल्यूशन इसका कहाँ से हुआ। ठीक है, ओरिजिनेशन जिसको बोलते हैं, दी एक्सप्रेशन पीआईएल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस। जो पीआईएल वर्ड है ना, ये अमेरिका का है, अमेरिका लॉ का। वेयर इट इज़ वॉट डिज़ाइन टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली इंटरप्रेजेंटेड ग्रुप्स लाइक। ठीक है, इसमें ग्रुप लाइक का मतलब है कि जो हमारा जो अमेरिका से ये आया है कॉन्सेप्ट, तो इसको डिज़ाइन किया गया था फॉर द फ्री लीगल एडवाइस के लिए। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं लाइक पीपल, पुअर पीपल एंड रेशियल माइनॉरिटीज़, या अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। ठीक है, या आपके ऐसे सिटीजन्स हैं जिनको मान लीजिए कि यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेके अगर कोई पर्सन बहुत परेशान है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे पीआईएल दाखिल की जा सकती है। अब कोई गरीब है कोई गरीब है, अगर वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा है, तो फ्री लीगल एड की भी प्रोविज़न बताए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जो आर्टिकल 39A है, वहाँ फ्री लीगल एड की भी बात की गई है। लेकिन अब ये तो अमेरिका का वर्ड हो गया, लेकिन इंडिया में क्या इसका महत्व है, क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। तो दी इंडिया है, इन द फर्स्ट पीआईएल वॉज फाइल्ड इन द ईयर 1976। फर्स्ट पीआईएल की बात हो रही है कि जो पीआईएल का जो वर्ड था ये तो आपका अमेरिका से आया, लेकिन इंडिया में पीआईएल वर्ड कब यूज़ किया गया, तो ये यूज़ किया गया था मुंबई कामगार सभा वर्सेस मिसेस अब्दुल्ला, मिसेस अब्दुल्ला फैजुल्ला भाई एंड अदर्स वर्सेस 1976। ठीक है, तो ये आपका केस था मुंबई कामगार सभा के केस से पीआईएल वर्ड को क्या मिला, यहाँ पे इसकी ओरिजिनेशन हुई थी। जिसका बीज पड़ता है ना, सीड, उसकी बीज इस केस से डाली गई थी। और इसमें जो इसको बोने वाले, इस पीआईएल वर्ड को लाने वाले सबसे पहले जो जस्टिस थे वो थे हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर थ्रू दिस लैंडमार्क केसेस जजमेंट। ठीक है, इस जजमेंट से यहाँ पे पीआईएल वर्ड को लाया गया। बट सून देयर आफ्टर with the efforts of Justice P.N. Bhagwati, the concept of PIL has evolved and developed to a great extent. He is in fact known as the, मतलब या तो इन्होंने पीआईएल की शुरुआत हुई थी धीरे धीरे, लेकिन पीएन भगवती जो थे हमारे जस्टिस पीएन भगवती, उन्होंने इसको और
और इसको डेवलप किया और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको आगे लाने के लिए। ठीक है, तो जब भी जस्टिस PN भगवती का नाम लिया था तो इसको फादर बोला था कि जो PIL को लाने वाले जो जनक हैं वो कौन हैं, तो वो सबसे पहले जो जनक थे आपके जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं। आफ्टर दैट आपके जस्टिस PN भगवती जी आते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है कि जब इसको और डेवलप किया गया तो उसके बाद फिर कौन सा केस आया, वो केस आया था आपका हुसैना आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, इस केस से PIL की एकदम से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इस PIL को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। अब ये PIL किसने दाखिल की थी, इसमें जो PIL दाखिल करने वाले जिन्होंने फाइल की थी उनका नाम था कपिला हिंगोरानी। इन्होंने क्या किया था, बिहार जेल में जो मतलब कि प्रिजनर्स में जो भी वहाँ पे अरेस्ट हुए थे, जो भी लोग प्रिजनर में उस जेल में बंद थे, उनके ऊपर क्या किया जाता, बहुत सारा अत्याचार किया जाता, इन ह्यूमन उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे लोग थे उस जेल में बंद जिनका पनिशमेंट भले ही कम हो, लेकिन उनका ट्रायल जो है बहुत सालों से चल रहा था। मान लीजिए 1 साल का ऐसा उन्होंने अपराध किया जिसकी सज़ा सिर्फ 1 साल है, लेकिन उनका ट्रायल ही अभी 2 साल 3 साल चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे हुसैना आरू खातिन जो केस में हुआ था, तो उन्होंने हिंगोरानी ने इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए हिंगोरानी ने PIL दाखिल की थी। ठीक है, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हुए इसके जो उस टाइम जो बेंच थी इस केस में वो थी जस्टिस PN भगवती थी। उन्होंने ही फिर इसको बहुत ज़्यादा आगे तक इनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। और फिर इस केस के तहत क्या किया गया, उन प्रिजनर्स को क्या किया गया, वहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट दैट प्रिजन शुड रिसीव फ्री लीगल एड एंड फास्ट हियरिंग। उन्होंने बहुत जल्दी से इसकी सुनवाई की और एज ए रिजल्ट 40,000 प्रिजनर्स वेयर रिलीज फ्रॉम जेल। वहाँ 40,000 प्रिजनर्स को क्या कर दिया गया, जो भी वहाँ क्रिमिनल्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया उस जेल से। एंड इट वॉज हेल्ड दैट दिस स्पीडी जस्टिस इज ए फंडामेंटल राइट इन शाइन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा लगता है कि आर्टिकल 21 में हमारा क्या है, स्पीडी जस्टिस को भी दर्शाता है। ठीक है, ये आपका जो अभी हम आपको सिर्फ PIL के बारे में बता रहे हैं। फिर आपका आता है इन 1980 में, फिर जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंटरटेन लिटिगेशन ओनली फ्रॉम द पार्टी। लेकिन बिफोर की बात हो रही है, 1980 के पहले की बात हो रही है कि जब हमारे यहाँ PIL दाखिल होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लांटिफ होता था या विक्टिम पार्टी होती थी वो डिफेंडेंट के खिलाफ ही वो केस कर सकता है। लेकिन अब क्या है, इसको बहुत ज़्यादा इसको एलोबरेट कर दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस PIL को दाखिल करने के लिए कोई भी पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है वो PIL दाखिल कर सकता है। लेकिन इस PIL को दाखिल करने के लिए ये देखा जाएगा कि उस व्यक्ति का खुद का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है न्यू एरा ऑफ PIL। ठीक है, न्यू एरा PIL का मतलब है जस्टिस PN भगवती इन द केस ऑफ SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस वॉज हेल्ड पब्लिक इंटेलिजेंस कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड बाय इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल। SP गुप्ता के केस से यही बताया गया कि जो PIL है वो कौन दाखिल कर सकता है, इट इज़ डायरेक्टली फाइल्ड बाय द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल और NGO इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी PIL दाखिल की जा सकती है। हाई कोर्ट होगा तो आपका आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट होगा तो आर्टिकल 32। ठीक है, इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट का भी प्रोविज़न है। किसी पर्सन को अगर कोई रेमेडीज़ प्राप्त करनी है तो वो इन आर्टिकल्स का सहारा लेकर के वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी जो भी उनका जो रेमेडीज़ बनता है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है अब देखिए सीरियसली आपको PIL का रोल बता रहे हैं इन्वायरमेंट में क्या है। ऐसा बताया जाता है आर्टिकल 21 है, वो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश बाय लॉ। किसी भी पर्सन को उसके जीवन से या उसकी पर्सनल लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाता जब तक उसको ऐसा करने के लिए हमारे लॉ ने नहीं बोला है, मतलब कोर्ट ने नहीं कहा है। ठीक है,
तो इस जी स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कंसिडरबली एक्सपेंडेड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ बीन इंटरप्रेटेड राइट टू लाइफ मीन द राइट टू लाइफ। अब आपके आर्टिकल 21 की बात हो रही है कि आर्टिकल 21 है, आए दिन उसको क्या कहता है, बहुत इंटरप्रेट किया जा रहा है और किया जा भी चुका है कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ भी आता है, राइट टू हेल्थ भी आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें इंश्राइन की गई हैं। राइट टू लाइफ आ गया कि सभी को जीने के अधिकार में, सभी को स्वस्थ रहने का भी अधिकार है, सभी को जीने के अधिकार में आपके राइट टू लाइफ, पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर को भी पाने का अधिकार है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट की गई हैं, बट यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि कोई पर्सन इन चीज़ों का वायलेशन ना कर रहा हो, ठीक है। इसी तरह आपका आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 48A हो गया, आर्टिकल 51A का सब क्लॉज G हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे राइट इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। इवन ये भी बताया गया है कि आर्टिकल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या PIL है, PIL के थ्रू बहुत सारे केसेस जो हैं हमारे सोशल वेलफेयर के लिए मैक्सिमम 95% एक्शन जो हैं वो आते हैं आपके PIL के थ्रू, ठीक है। 95% एक्शन टेकन प्लेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इज थ्रू PIL, ठीक है। इसमें आपके जो सबसे फेमस जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे हैं MC मेहता हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। MC मेहता ने बहुत सारी PIL दाखिल की हैं, इनकी तो पूरी किताब भी है PIL पे, जिसमें सिर्फ MC मेहता की ही केसेस होंगे, ठीक है। तो MC मेहता जो हैं इन्होंने बहुत सारे केस फाइल किए हैं और ये बहुत सारे इस पर जजमेंट भी आए हैं, जैसे कि आपका दिया है ओलियम गैस पे आया, आपका दिल्ली वेलकुलर पोल्यूशन पे केस आया, चाइल्ड लेबर पे केस आया, ठीक है। इसके अलावा गंगा रिवर पे केस आया, ठीक है, गंगा पोल्यूशन पे केस आया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे PIL दाखिल हुए हैं बहुत सारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुछ केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपके PIL में दाखिल हुए हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी रेमेडीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जो केस था रूरल लिटिगेशन है इन्वायरमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ UP AIR 85। देखिए हम इसको जल्दी जल्दी ऐसे समझा देते हैं आपको। देखिए इस केस में क्या हुआ था कि इस केस को बुलाता है दून वैली केस, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में केस था। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत एक्सेस क्वांटिटी में माइनिंग की जा रही थी, ठीक है, हिल एरियाज़ में माइनिंग हो रही थी। तो उस माइनिंग की वजह से जो हिल एरियाज़ के जो पेड़ पौधे थे, फॉरेस्ट एरिया थे, उनको बहुत नुकसान हो रहा था, ठीक है, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो वहाँ पे जो हमारे MC ये जो लिटिगेशन केंद्र हैं इन्होंने क्या किया कि उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हिली एरिया क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको बचाने के लिए इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज इट इज़ तुरंत ही उसको एक्शन में लिया और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्लोज ऑफ ऑल माइंस, वहाँ की जो माइंस हो रही थी उनको बंद कराने का डिसीजन दिया गया, ठीक है, ऑर्डर आया। और रिफॉरेस्टेशन ऑफ वैली, जो भी पेड़ पौधे नुकसान पहुँचा है उनको क्या किया जाए, रीस्टोर किया जाए, उनको पहले जैसा बनाया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस केस में हुई थी। फिर सेकंड केस आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का। इसमें क्या हुआ था कि ये गैस लीक वाला केस था। The victim of the gas leak were heard and successful in claiming damage by the means of PIL where the gas leak from the plant of Shri Ram Food and Fertilizer। जो गैस लीक हुई थी, जो कंपनी थी श्री राम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, इससे क्या हुआ था, इस गैस से बहुत से वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ में थे वो लोग अफेक्ट हुए थे। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो इससे क्या हुआ था, MC मेहता ने बहुत लोगों को नुकसान हुआ तो उसके लिए डैमेजेस देने की बात की थी, कंपनसेशन देने की बात की गई थी इस केस के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से बहुत ज़्यादा इसको क्लेरिफाइड किया और कहा कि जो ये आपका जो ये गैस वगैरह लीक हो रही है क्या है, हमारे जो लाइफ होती है, जीवन होता है, उसको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन्होंने राइट टू लाइफ को आर्टिकल 21 के तहत इन्होंने राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर में भी इंक्लूड कर दिया। इसी केस के तहत राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर को भी यहाँ पे आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991।
ये आपका आता है दिल्ली वेहिकुलर पोल्यूशन केस। दिल्ली वेहिकुलर केस का मतलब ये है कि दिल्ली में क्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल होते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा था। तो उसी को देखते हुए एमसी मेहता ने बहुत ज़्यादा इस पे मतलब कि अपना ध्यान सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया कि इनको क्या किया जाए, कुछ रोक लगाई जाए। तो वहाँ पे क्या है, दिल्ली में अब थोड़ा सा ऑड इवन टाइप का कुछ है वहाँ पे कि इस टाइप से गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, लेकिन चलती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर आपका फोर्थ आता है 130 एंड 40 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। ये बहुत फेमस केस है, इसको ग्रीन लंग केस भी बोलते हैं। ग्रीन लंग केस ये आपका बॉम्बे, इसमें क्या हुआ था कि जो सरकार थी वहाँ की, वो क्या करी थी, मेट्रो बनाने के लिए वहाँ के जो आरे में जंगल थे, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आरे सिचुएटेड इन मुंबई में आरे एक जगह है, वहाँ पे जंगल एरिया था, बहुत ज़्यादा पेड़ थे, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, उनको काटा जा रहा था फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो के लिए, बताइए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये वन शक्ति वाले, मतलब इसमें जो लॉ स्टूडेंट थे वहाँ के, कुछ आपके फिल्म एक्ट्रेस थे, उन्होंने भी इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, और कुछ लॉ स्टूडेंट की वजह से इस केस को पीआईएल के थ्रू सुना गया। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको फिर उस पर रोक लगा दी गई, और जो काट चुके गए थे उस एरिया में जो नुकसान हुआ था उसको रीस्टोर करने की बात की गई थी। तो इस टाइप से भी बहुत सारे केस हमारे सामने आते हैं। तो ये लगता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कार्य आए दिन करती आ रही है। ठीक है, फिर आता है बॉम्बे इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप। इसमें क्या हुआ था कि इसमें भी मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव वन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको डिस्ट्रक्शन किया जाता। तो इसका भी केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये केस हुआ था, तो इसके अगेंस्ट भी पीआईएल दाखिल की गई थी। कालिया सेठी का भी केस था, ये आपका 2017 का है। यहाँ भी एनजीटी का रोल प्ले किया गया था। एनजीटी भी क्या कर सकती है, इन्वायरमेंट इशू से संबंधित जो भी केसेस होते हैं उनको डिस्कस कर सकती है, इनको यहाँ पे अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, फिर आपका बहुत फेमस केस आता है पीआईएल का 1996 का वैल्यू सिटीजन। इसमें क्या आता है, ये टेनरीज केस बोला जाता है, तमिलनाडु टेनरीज केस। इसमें क्या है, तमिलनाडु में जो चमड़ा फैक्ट्रीज थी उससे गंदा पानी निकलता था, वो पल्लार जो वहाँ की रिवर थी उसमें जाता था, और वो पल्लार रिवर जो थी वो बहुत ज़्यादा उस पानी को वहाँ के विलेज एरिया जो भी आस पड़ोस के थे वो यूज़ करे थे, खेती में यूज़ किया जाता, जिससे कि उसको यूज़ करने से बहुत लोग बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसको देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कराने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रेमेडीज़। अगर रेमेडीज़ की बात की जाए कि हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, एडवर्स अफेक्ट हुआ है, वो लोग क्या रेमेडीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है टॉट, इसमें आप पढ़ेंगे टॉट है, आईपीसी है, सीपीसी, सीआरपीसी है, आपका पीआईएल के थ्रू भी देखिए रेमेडीज़ प्राप्त हो रही है। आर्टिकल 32 और 226 में आप जाके पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और रेमेडीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीसी सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है, सबसे पहले देखिए अंडर द टॉट में क्या है, मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन केसेस फॉल्स अंडर द न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो न्यूसेंस के थ्रू भी होते हैं, नेग्लिजेंस की वजह से हो जाते हैं, ट्रेसपास भी होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता है। तो ये सबसे पहले देखिए टॉट में क्या है। टॉट में प्रोविजन है कि मीन्स है सिविल रॉन्ग। ये क्या है कि सिविल रॉन्ग है अदर देन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। उसके अलावा जो भी रॉन्ग होंगे वो क्या होंगे, सिविल रॉन्ग कहलाएंगे। तो इसमें आपका एमसी मेहता केस आता है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 2000 का। इसमें कमलनाथ कौन थे, उत्तराखंड के पहले सीएम थे। ठीक है, जब सीएम थे तो वहाँ पे वो लोग क्या करे थे कि कंस्ट्रक्शन कराने लगे थे जंगल में, तो जंगलों के पेड़ पौधों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये बोला गया था कि एक सरकार होती है, आखिर नेचुरल रिसोर्स जो दिए गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, हमें दी गई है, सरकार को दी गई है। तो वो उनको ये नहीं कर सकते कि आपको पावर दी गई है उस राज्य की तो आप कुछ भी करें। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक टाइप का उन्होंने एक सिविल रॉन्ग किया। ठीक है,
तो जो भी नुकसान हुआ था उसको रिस्टोर करें, ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोली थी, ठीक है। इसके अलावा न्यूसेंस होता है, न्यूसेंस की वजह से भी होता है। न्यूसेंस क्या हो सकता है? न्यूसेंस आपके दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस की बात की गई है अंडर द टॉट में जो होता है वो प्राइवेट न्यूसेंस होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से वहाँ के एरिया में नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए किसी ने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दी आपके घर के सामने और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप उस जगह पे आप रह नहीं पा रहे हो, अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है, एक तरह का न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के खिलाफ भी रेमेडीज़ फाइल कर सकते करके डैमेजेस प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो आईपीसी है, आईपीसी में जैसे कि आपका सेक्शन 268 है, वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस की बात की गई है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्राइम भी होता है और इसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान दिया गया है अंडर द आईपीसी, ठीक है। सीआरपीसी में क्या प्रावधान दिया गया? सीआरपीसी में आपका सेक्शन आता है 133 कि वहाँ पर भी सीआरपीसी के तहत जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या डीएम है या एसडीएम है, वो लोग इन ऐसे पब्लिक न्यूसेंस को जो भी केसेस आएंगे उनको क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, ट्रायल करेंगे। इसके अलावा सीपीसी में प्रोविज़न है, एसआरए में प्रोविज़न है, ठीक है। तो एसआरए में क्या प्रोविज़न है? एसआरए में प्रोविज़न दे रखा है कि वो क्या कर सकती है, ऐसे न्यूसेंस को जो भी आस पड़ोस जो भी न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है उसको रोक लगा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक परपेचुअल इंजेक्शन और टेम्परेरी इंजेक्शन की बात की गई है कि एसआरए जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत परपेचुअल और टेम्परेरी इंजेक्शन को लाया जा सकता है, ठीक है। परपेचुअल जो होती है ये परमानेंटली ऑर्डर होता है कि उस पर पूरी तरीके से वो फैक्ट्री बंद कर दी जाए, और टेम्परेरी होता है कि उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए बंद किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 19(1) है जो सीपीसी है, वो भी बताता है कि जो हमारे जो केसेस होते हैं सिविल कोर्ट में जो फाइल किए जाएंगे वो कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है अगेंस्ट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे कोई पर्सन या एडवोकेट जनरल भी आकर के केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा आपका आता है रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन में बताया गया है कि रिट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि आर्टिकल 32 है, 226 है, इनके तहत भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा कर के आप लोग रिट फाइल कर सकते हैं, जो 5 तरह की रिट्स बताई गई हैं उन रिट्स के तहत, ठीक है। इसके अलावा आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है कि गलत तरीके से कार्य करना, जो उनको एक्ट करने के जो भी उनको बोला गया था कि इस तरह से आप लोग अपनी ड्यूटी करिए, वो उस ड्यूटी को नहीं करता है, गलत तरीके से कार्य करता है, उससे क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो वो क्या हो गया कि नेग्लिजेंस होगा। नेग्लिजेंट मतलब आपका इसमें लिखा है द नेग्लेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी केयर, मतलब जो उनको बोला गया है तरीका वो उनको क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो बोला जाएगा नेग्लिजेंस। ट्रेसपास होता है एक्सनेबल पर्सी। ट्रेसपास मतलब कि किसी की दूसरी की जगह पे जाके उस चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी ट्रेसपास, ठीक है। इंटेंशनली होता है या अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है। इसके अलावा आपका आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आया था रेलिन वर्सेस फ्लेचर के केस में 1868 में। इसमें जो लॉर्ड थे, हाउस ऑफ लॉर्ड, उन्होंने ये लेट डाउन किया था इस कॉन्सेप्ट को। इसमें इसको बोला था नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब ये इसमें इसको इसलिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको खुद भी नहीं पता होता है कि मेरी वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं होता है, मतलब कि इफ़ एनी पर्सन हैज़ डू नॉट एक्ट नेग्लिजेंट, उसने कोई ऐसा एक्ट भी नेग्लिजेंटली नहीं किया है या उसका कोई इंटेंशन भी ऐसा ना रहा हो, लेकिन तब भी कुछ नुकसान होता है हमारे इन्वायरमेंट को, तो वो तब भी क्या करेगा, उस व्यक्ति से कंपनसेशन देने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी में बोला गया है कि कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी चीज़ स्केप करता है या रखता है जिसकी वजह से बाद में वो नुकसान होती है, तो वो क्या होगा, उस पर्सन को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका MC मेहता वाला केस आया था 1987 का, ओलियम गैस लीक, इससे भी बहुत ज़्यादा गैस लीक होने से बहुत ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये आज आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है, यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।